सॉलिड्स पार्ट 3 में आपका स्वागत है। मेटलिक बॉन्ड्स के बारे में हम जान रहे थे। मेटलिक बॉन्ड्स को समझाने के लिए 3 थ्योरीज़ के बारे में हम पिछले लेक्चर में बात की थी। फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी हम जान चुके हैं। नेक्स्ट है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, मेटलिक बॉन्ड्स को समझाने के लिए। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी का, जैसा मैंने पहले भी बताया था, जो बेसिस है वो क्वांटम मैकेनिक्स है। क्वांटम मैकेनिक्स फिज़िक्स की एक ब्रांच है। उसी से या उसी का एक्सट्रापोलेशन वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन इन टर्म्स ऑफ रेजोनेंस यानी अनुनाद, इसके अलावा हाइब्रिडाइजेशन, इनके थ्रू हम कोवेलेंट बॉन्ड्स को समझाने का प्रयास करते हैं। ठीक उसी तरीके से हम मेटलिक बॉन्ड्स को समझाने के लिए भी यहाँ पर रेजोनेंस और हाइब्रिडाइजेशन, अनुनाद और संकरण के बारे में विचार करेंगे और उनसे क्वालिटेटिवली मेटलिक बॉन्ड्स को समझाने का प्रयास करेंगे। पहले मैं रेजोनेंस के थ्रू या अनुनाद के द्वारा मेटलिक बॉन्ड्स को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। तो हमारा टाइटल है एक्सप्लेनेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन एंड कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ एटम्स विद द हेल्प ऑफ रेजोनेंस। हमें मालूम है कि मेटलिक बॉन्ड्स में भी मेटल्स उसी तरीके से एक जालक बनाते हैं जैसे कि आयनिक कंपाउंड्स में आयंस जालक बनाते हैं। बस अंतर यहाँ पर यह है कि वहाँ पर जो लैटिस है, यानी आयनिक कंपाउंड्स में जो लैटिस है वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस के अरेंजमेंट की वजह से होता है, जबकि मेटल्स में सभी एटम्स सिमिलर होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर लिथियम मेटल लिया है तो सारे के सारे उस जालक में लिथियम एटम्स ही होंगे। तो लिथियम एटम्स को अगर हम मान लें, इन मेटलिक बॉन्ड्स को कोवेलेंट बॉन्ड की तरह ही मान लें, तो इस तरीके से रेजोनेंस दर्शाते हैं। ये रेजोनेंस होता क्या है? जिस तरीके से किसी एक आदमी को बताने के लिए, उसको परिभाषित करने के लिए उसके किसी एक ट्रेट से नहीं समझाया जा सकता, क्योंकि किसी एक आदमी के बहुत सारी प्रॉपर्टीज़, बहुत सारे गुणों का मिला जुला रूप होता है। ठीक इसी तरीके से किसी एक मॉलिक्यूल को या मॉलिक्यूलर सिस्टम को आप उसकी केवल एक प्रॉपर्टी से या एक स्ट्रक्चर से नहीं समझा सकते हैं। वो भी कई सारे स्ट्रक्चर्स का, कई सारे प्रॉपर्टीज़ का मिलकर बना होता है। तो ठीक इसी तरीके से रेजोनेंस एग्जिस्टेंस में आया, क्योंकि किसी एक स्ट्रक्चर से, फॉर एग्जांपल लिथियम, क्योंकि एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन रखता है तो वो इस तरीके से केवल एक ही कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। यहाँ पर मैं कोवेलेंट बॉन्ड के थ्रू मेटलिक बॉन्ड को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ, क्योंकि कोवेलेंट बॉन्ड हम बेहतर तरीके से जानते हैं, प्रीवियस क्लासेस में पढ़ते हुए आ रहे हैं, और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से कोवेलेंट बॉन्ड को हमने अच्छे से समझा भी है 12th क्लास में। तो उसी कॉन्टेक्स्ट में मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि लिथियम का वैलेंस शेल में एक इलेक्ट्रॉन है तो वो केवल एक ही कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। और उस लिथियम ने इस लिथियम के साथ एक कोवेलेंट बॉन्ड बना रखा है, लेकिन क्योंकि ये लिथियम भी इक्विडिस्टेंट है, यानी इस लिथियम से ये लिथियम और इस लिथियम से ये लिथियम दोनों ही बराबर दूरी पर उपस्थित हैं, तो ये लिथियम इस लिथियम के साथ भी बॉन्ड बना सकता है। मगर अगर ऐसा ये करेगा तो उस केस में ये बॉन्ड टूटना पड़ेगा, क्योंकि इसके पास एक ही इलेक्ट्रॉन है और एक इलेक्ट्रॉन से वो केवल एक ही कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। तो क्योंकि ये लिथियम इसके साथ भी बॉन्ड बना रहा है और ये लिथियम इसके साथ भी बॉन्ड बना रहा है, तो हम इसको कैसे दर्शाएंगे,
इनको हम अलग अलग स्ट्रक्चर्स के थ्रू ही दर्शा सकते हैं और उन्हें ही हम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स या रेजोनेंस कहते हैं। तो यहाँ पर हमने दिखाया हुआ है कि अब ये लिथियम नंबर 1, लिथियम नंबर 2 और लिथियम नंबर 3, तो यहाँ पर लिथियम नंबर 1 और 2 ने बॉन्ड बना रखा है, जबकि यहाँ पर लिथियम नंबर 1 और 3 ने बॉन्ड बना रखा है, 2 के साथ बॉन्ड टूट गया है। और ये स्ट्रक्चर्स एक दूसरे में बहुत रैपिडली चेंज होते रहते हैं। तो इनका रिज़ल्ट ये होता है कि लिथियम नंबर 1 ने लिथियम नंबर 2 के साथ भी पार्टली बॉन्ड बना रखा है और लिथियम 3 के साथ भी पार्टली बॉन्ड बना रखा है। तो इस तरीके से ये रेजोनेंस या रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलते हैं मेटालिक बॉन्ड्स में भी या मेटल्स में भी या मेटल लैटिसेस में भी। इस तरीके की जो बॉन्डिंग है उसको हम बोलते हैं सिंक्रोनाइज्ड बॉन्डिंग या सिंक्रोनाइज्ड रेजोनेंस, क्योंकि यहाँ पर एक बॉन्ड टूटता है तभी दूसरा बॉन्ड बन रहा है और यहाँ पे कोई चार्ज सेपरेशन नहीं है। लेकिन इस तरीके की अनसिंक्रोनाइज्ड रेजोनेंस भी एग्जिस्ट कर सकती है, जिसमें कि एक लिथियम अपना इलेक्ट्रॉन लूज कर देता है, दूसरा लिथियम इलेक्ट्रॉन ले लेता है। तो ये इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो इसके ऊपर एक नेगेटिव चार्ज हो जाता है। अब इसके पास वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, एक ओरिजिनली इसका था ही और एक इलेक्ट्रॉन इसने और ले लिया है। तो उस केस में अब ये 2 बॉन्ड्स बना सकता है। क्योंकि सभी लिथियम इक्वल हैं तो ये जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है ये दूसरे लिथियम को भी दिया जा सकता है और इसी तरीके से पॉजिटिव चार्ज भी दूसरे लिथियम को दिया जा सकता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसका यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर अगर आप देखें कि इस लिथियम का इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गया है और इस लिथियम का इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो गया है, तो अब ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया, ये नेगेटिवली चार्ज हो गया। अब ये 2 लिथियम के साथ बॉन्ड बना सकता है। तो ठीक इसी तरीके से डिफरेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हमें देखने को मिलेंगे। यहाँ पर मैंने सिर्फ 4 लिथियम एटम्स बनाए हैं, लेकिन हमारे लैटिस में बहुत सारे लिथियम एटम्स होंगे, तो सभी पर अपने नियर बाई लिथियम को इस तरीके से एक इलेक्ट्रॉन दिया जा सकता है और इस तरीके की हजारों लाखों रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स पॉसिबल हैं। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के अनुसार मेटालिक बॉन्ड्स में इस तरीके की सिंक्रोनाइज्ड एज वेल एज अनसिंक्रोनाइज्ड रेजोनेटिंग फॉर्म्स एग्जिस्ट करती हैं। इन फॉर्म्स की वजह से या इन स्ट्रक्चर्स या इन संरचनाओं के कारण रेजोनेंस के ये रिजल्ट्स हमें देखने को मिलते हैं। पहला है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी संयोजी कोश में जो इलेक्ट्रॉन है उसका डीलोकलाइजेशन टू नेबरहुड, यानी ये इलेक्ट्रॉन था, ये इसके पास चला गया, ये नेगेटिवली चार्ज हो गया, ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया। तो ये आपस में पड़ोसी थे, इसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया। अब इसके पड़ोस में कोई दूसरा हो सकता है, यहाँ पर उसने इसको इलेक्ट्रॉन दिया, उसके पड़ोस में तीसरा हो सकता है, उसको इलेक्ट्रॉन दिया। इस तरीके से पूरे लैटिस में ये इलेक्ट्रॉन घूम सकता है। इसे हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉन विस्थानीकरण या डीलोकलाइजेशन, यानी इलेक्ट्रॉन वर्चुअली इसका था लिथियम का, लेकिन वो इलेक्ट्रॉन सब जगह ट्रैवल कर रहा है। ऐसे ही इस लिथियम का इलेक्ट्रॉन सब जगह ट्रैवल कर सकता है पूरे लैटिस में। ठीक इसी तरीके से सभी लिथियम के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स दूसरे लिथियम पर ट्रैवल कर सकते हैं या जा सकते हैं या डीलोकलाइज हो सकते हैं। तो डीलोकलाइजेशन का मतलब है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स एक जगह उपस्थित नहीं हैं, वो डीलोकलाइज्ड हो रहे हैं। क्योंकि इनके डीलोकलाइजेशन से सैकड़ों तरीके की स्ट्रक्चर्स बन सकते हैं। जितने ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगी उतना ही ज़्यादा वो मॉलिक्यूल स्टेबल होगा। इसको इस तरीके से समझा जा सकता है कि वो एक्टर लंबे समय तक फिल्म इंडस्ट्री में या एक्टिंग लाइन में सरवाइव करेगा जो बहुत अलग अलग तरीके के रोल कर सकता है। जितने वेरीड रोल्स वो परफॉर्म कर सकता है उतना ही वो अच्छा एक्टर है और उतना ही उसकी स्टेबिलिटी है, वो फिल्म लाइन में काफ़ी लंबे समय तक अपना करियर बनाए रख सकता है।
ठीक इसी तरीके से यहाँ पर भी है कि जितनी ज़्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स होंगी या मॉलिक्यूल अपने आप को जितने अलग अलग तरीके से व्यक्त कर सकता है उतना ही वो स्टेबल होगा। तो लार्जर द नंबर ऑफ रेजोनेटिंग फॉर्म, लार्जर द स्टेबिलिटी ऑफ बॉन्ड्स। इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से हम कंडक्टेंस को भी समझ सकते हैं कि मेटल्स में हीट और इलेक्ट्रिसिटी के लिए कंडक्टेंस क्यों होती है, इसको बताया जा सकता है। क्योंकि अभी हमने देखा कि इलेक्ट्रॉन डीलोकलाइजेशन दिखाता है। यहाँ पर तो हमने क्योंकि 4 ही लिथियम बनाए थे तो ये नेबरहुड डीलोकलाइजेशन था, नेबर को इलेक्ट्रॉन दे दिया गया था। लेकिन जब ये अरबों खरबों लिथियम एटम्स होंगे किसी एक क्रिस्टल में या किसी एक लैटिस में या लिथियम मेटल के टुकड़े में, तब ये इलेक्ट्रॉन सब जगह ट्रांसपोर्ट हो सकता है या जा सकता है। तो वो इलेक्ट्रॉन करंट को भी इधर से उधर ले जा सकता है। इसलिए इस मॉडल से हम कंडक्टेंस को भी समझा सकते हैं। वैलेंस बॉन्ड थ्योरी से ही हम बॉन्ड स्ट्रेंथ और क्रिस्टल स्ट्रक्चर को भी समझा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन या संकरण, इसके बारे में पहले थोड़ा सा हम जानेंगे, हालांकि ये प्रीवियस क्लासेस में आप पढ़ चुके हैं। और उसके बाद हम मेटालिक बॉन्ड्स के बॉन्ड स्ट्रेंथ और क्रिस्टल स्ट्रक्चर को समझने का प्रयास करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।